अच्छा, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जो पिछला टॉपिक छोड़ा था जिसमें हमने प्रोटीन के प्रकार बताए थे, उसी के अंतर्गत आज हम प्रोटीन का जो दूसरा प्रकार था ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में है। तो हमारा आज का टॉपिक भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन अर्थात गोलाकार प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है। क्या टॉपिक क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके जो अणु होते हैं ये गोलाकार होते हैं। क्या होते हैं इसके अणु? क्या होते हैं इसके अणु? गोलाकार होते हैं। पहला पॉइंट निकल के आया था। इसके बाद अन्य इसी के बारे में बताया था आपको कि इसके ये जो कह सकते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ये जल के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के विलायक होते हैं उन विलायकों में अल्प मात्रा में घुलनशील होता है। ये जल एवं विभिन्न प्रकार के विलायकों में अल्प मात्रा में घुलनशील होता है। मतलब बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है, ज्यादा नहीं घुलता, अल्प मात्रा में घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलता। ठीक है, ये हमने इतना पिछली वीडियो में चर्चा किया था। इसके बाद हमने कहा था कि ये पाया कहाँ जाता है, तो वही बताया था हमने कि ये सामान्यतः किसे पाए जाते हैं? ये सामान्यतः कह सकते हैं सभी प्रकार के एंजाइम में पाए जाते हैं। इसके साथ अंडे का जो एल्ब्यूमिन भाग होता है, अंडे का एल्ब्यूमिन, अंडे के जो एल्ब्यूमिन होते हैं उसमें पाया जाता है। साथ में हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो एक प्रकार का वर्णक है जो ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, संवहन करता है, उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और साथ ही में ये पाया जाता है सर्प, सांप व बिच्छू के जहर में, ठीक है। तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो आकार में गोलाकार होता है, जल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में अल्प मात्रा में घुलनशील होता है। यह मुख्य रूप से एंजाइम, अंडे के एल्ब्यूमिन, साथ में हीमोग्लोबिन और सांप और बिच्छू के जहर में पाया जाता है। इतना हमने पिछली वीडियो में जाना था। अब इसके बाद हमने कहा कि ये संरचना, अगर हम कहें कि इसको संरचना, इनकी घुलनशीलता एवं जल अपघटन पर बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसके आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में बांटा गया। देख ले, तो अगर इसके प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो इसको हम बताते हैं कि संरचना, इसकी संरचना जो होती है, साथ में घुलनशीलता, ठीक है, और जल अपघटन तथा जल अपघटन पर बनने वाले उत्पादों के आधार पर, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहला बात करते हैं, ये होते हैं सरल प्रोटीन, दूसरा आता है इसमें संयुक्त प्रोटीन,
और तीसरा आता है इसमें, आप कह सकते हैं कि व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो गोलाकार जो प्रोटीन होता है, उस गोलाकार प्रोटीन को संरचना, घुलनशीलता, जल अपघटन पर बनने वाले उत्पादों के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। यहाँ पे संयुक्त को संयुग्मित भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सरल प्रोटीन की। तो सिंपल प्रोटीन, पहले नंबर का है सिंपल। जो सिंपल प्रोटीन है, इस सिंपल प्रोटीन की चर्चा करते हैं। तो आपने सरल सा नाम ही है सरल, तो आप कह सकते हैं कि ये केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मतलब इसकी जो संरचना होती है, इस संरचना में केवल एक ही अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि इसमें केवल एक ही अमीनो अम्ल इकाई के रूप में पाया जाता है, इकाई के रूप में पाया जाता है। मतलब केवल एक ही अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। साथ ही सिंपल प्रोटीन के बारे में बताया है कि ये क्या होते हैं, कि केवल कह सकते हैं कि इनका जब जल अपघटन होता है, तो ये जल अपघटन होने पर क्या करते हैं, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। इनका जल अपघटन होने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि अमीनो अम्ल से मिलकर बने ही है, यहाँ पे अमीनो अम्ल है, तो जब टूटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अमीनो अम्ल भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बारे में जैसे बताया गया कि इसका क्या होता है, कि उदाहरण की बात करें कि जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। जैसे की बात करें, इजी बताया गया इसके बारे में, जैसे एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या है, सिंपल प्रोटीन है। इसके साथ ही ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ये भी सिंपल प्रोटीन है। उसके बाद ग्लूटेलिन्स, ये भी सिंपल प्रोटीन कहलाता है, सरल प्रोटीन है। उसके साथ ही एक आता है प्रोलेमिन्स। अधिकांशतः जो मेडिसिन होती है प्रोटीन वाली, उन वाली मेडिसिन में आपको ये कंपोजिशन मिल जाएंगे, प्रोलेमिन्स। इसके बाद है एल्ब्यूमिनाइड्स, एल्ब्यूमिनाइड्स के साथ साथ आता है आपका बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन जिसे हम क्षारीय प्रोटीन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्षारीय प्रोटीन। ठीक है, तो जो अगर सिंपल प्रोटीन की बात करें, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, केवल अमीनो अम्ल की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और जल अपघटन होने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन्स, प्रोलेमिन्स और एल्ब्यूमिनाइड्स के साथ साथ क्षारीय प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे सिंपल प्रोटीन। इसके बाद आते हैं संयुग्मित प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन, अगर हम कंजुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक, सामान्य तौर पर संयुग्मित है तो एक से अधिक अमीनो अम्ल के साथ साथ अन्य क्या है, अन्य समूह या अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो आप सिंपली से बता सकते हैं इसके बारे में कि वे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्लों के अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अमीनो अम्ल के साथ साथ अन्य समूह या तत्व भी पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट है कंजुगेटेड प्रोटीन की परिभाषा की बात की जाए तो बताया जाए कि जो कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं तो आप कहेंगे कि अमीनो समूह के अतिरिक्त अन्य तत्व या अन्य समूह भी पाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि फास्फोरस पाया जाता है, साथ में कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं इसमें कि समान तौर पे अमीनो समूह तो है, ये कार्बोहाइड्रेट है, फास्फोरस है, इसके साथ ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं कुछ, तो पिगमेंट्स के आधार पे अलग अलग प्रकार के होंगे। तो अन्य तत्व जो पाए जाते हैं उन तत्वों को मिलाने पे क्या बनता है, कंजुगेटेड प्रोटीन बनता है। इसमें जो अन्य भाग होते हैं, अन्य समूह होते हैं, उन अन्य समूहों को कहते हैं अप्रोटीनी समूह। जो अन्य समूह जो होते हैं, अन्य समूह को उनके कहते हैं अप्रोटीनी, अप्रोटीनी होते हैं। अन्य समूह होते हैं अप्रोटीनी होते हैं, मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा ना फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, पिगमेंट्स, ये सब होते हैं इसके बारे में अन्य समूह के रूप में। इसके साथ ही इनमें जो अन्य समूह होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल के साथ साथ इसमें पाया जाता है क्या, धातु के आयंस, धातु आयंस, और धातु आयन के अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है, समान तौर पे इसमें क्या मुख्य रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, धातु के आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये पाए जाते हैं तो ये जो पाए जाएंगे सब क्या है, अप्रोटीन है, इनमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम अप्रोटीनी भाग कहते हैं। और अप्रोटीनी भाग जो होता है उसको हम प्रोस्थेटिक समूह के नाम से भी जानते हैं। आप इसके अप्रोटीनी भाग को प्रोस्थेटिक समूह भी कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन में पाए जाने वाले वे भाग, वह भाग या वह भाग कह सकते हैं, वह भाग जो क्या होता है, अप्रोटीनी नेचर का होता है, अप्रोटीनी स्वभाव का होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, धातु के आयन जो होते हैं ये अप्रोटीनी स्वभाव, इनका स्वभाव प्रोटीन नहीं होता है। तो ऐसे भाग को उनके कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल पूछते हैं, अगर इसके अप्रोटीनी भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं तो प्रोस्थेटिक समूह की रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो प्रोस्थेटिक समूह जो होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको अलग कुछ कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड होगा तो उसको कुछ और कहेंगे, फास्फोरिक एसिड होगा तो उसको कुछ और कहेंगे, धातु के आयन होगा तो कुछ और कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर, प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर, प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर या उसकी प्रकृति कह सकते हैं, प्रोस्थेटिक समूह के रासायनिक प्रकृति की, रासायनिक प्रकृति के आधार पर ये निम्न प्रकार की होती है। आप ये कह सकते हो कौन कौन से निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है, बात करें इसमें, दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, इसमें लिपिड पाया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं।
और लास्ट इसमें बताया गया है जो है मेटेलोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन जिसे हम धात्विक प्रोटीन भी कहते हैं, धात्विक प्रोटीन। तो धात्विक प्रोटीन में बहुत से धातु के आयंस पाए जाते हैं, यहाँ पे देखा ना कि धातु आयंस के आधार पर, तो जिनमें धातु के आयंस पाए जाते हैं उसे धात्विक प्रोटीन या मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक समूह की रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, ये कुछ किसके प्रकार हो गए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के प्रकार हो जाते हैं, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन अर्थात व्युत्पन्न प्रोटीन, इसको डेराइव्ड शब्द का उपयोग किया जाता है व्युत्पन्न के लिए, तो व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तीसरा जो प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन है, तो व्युत्पन्न के बारे में कहा जाता है कि सरल और कॉन्जुगेटेड, या कहें कि सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के जल अपघटन से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें कि सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त प्रोटीन, ठीक है। डेराइव्ड प्रोटीन को कहलाते हैं कि सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, उनके जल अपघटन से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, तो उस प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, डेराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे अगर हम कहें समान तौर पे कि प्रोटियोजेज, जो प्रोटीज प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन करता है, साथ ही में पेप्टोन्स, पेप्टोन्स की बात करें तो इसमें बता सकते हैं आप कि प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स, ये दो प्रकार के जो प्रोटीन है ये व्युत्पन्न प्रोटीन है, जो किसके, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसे हम गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। तो गोलाकार प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अणु क्या है, गोलाकार होती है। ये सामान्य तौर पे जल एवं विभिन्न प्रकार के विलायकों में अल्प मात्रा में घुलनशील होते हैं, यहाँ पे अल्प मात्रा में घुलनशील होते हैं। ये रसायन, ये सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि एंजाइम, अंडे के एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, उसके साथ ही सांप और बिच्छू के जहर में पाए जाते हैं। अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसको प्रकार की बात करें तो इनको किस आधार पर बांटा गया, तो संरचना, घुलनशीलता और जल अपघटन पर बनने वाले उत्पादों के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया। उसको कहा गया सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसमें सिंपल प्रोटीन अर्थात सरल प्रोटीन के अंतर्गत केवल एक ही अमीनो अम्ल इकाई के रूप में जिसे पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन जिसमें इकाई के रूप में केवल एक ही अमीनो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं सरल प्रोटीन कहते हैं, और जिसका जल अपघटन होने पर क्या प्राप्त होता है, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटामिन्स और प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स और क्षारीय प्रोटीन। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही दूसरा है कॉन्जुगेटेड अर्थ संयुग्मित प्रोटीन। तो संयुक्त प्रोटीन के बारे में बताया कि वे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल की अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाते हैं। अन्य समूह कौन कौन से पाए जाते हैं, तो अन्य समूह को हम अप्रोटीनी समूह कहते हैं, अर्थात प्रोटीन नहीं होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, धातु आयंस अगर पाए जाते हैं तो वो अप्रोटीनी भाग कहलाते हैं, और उनसे मिलकर क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनता है। इसके अतिरिक्त इसका जो अप्रोटीनी भाग होता है उसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रोटीनी भाग को हम प्रोस्थेटिक समूह के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही में जो प्रोस्थेटिक समूह होते हैं उसमें सामान्य तौर पर क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह की जो रासायनिक प्रकृति होती है उस रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंतर्गत जो कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है उसे जो कैटेगरी बांटा गया अलग कौन से समूह पाए जाए समूह के आधार पे। तो अगर न्यूक्लिक एसिड समूह पाया जाता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा गया, लिपिड समूह पाया जाता है तो लाइकोप्रोटीन कहा गया, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहा गया, फास्फोरस पाया जाता है तो फास्फोप्रोटीन कहा गया। उसी प्रकार वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं तो क्या है, क्रोमोप्रोटीन कहा गया, और बहुत सारे धातु के आयन पाए जाते हैं तो उसे मेटेलोप्रोटीन या धात्विक प्रोटीन कहा गया।
इसका तीसरा प्रकार आता है डेराइव्ड प्रोटीन, जिसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो आप व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में जनरली जानते हैं कि सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन से के जन्मपटल से जो बनता है उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स, ये दो प्रोटीन है, ये क्या है, एक प्रकार के कह सकते हैं कि संयोग है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये था ग्लोब्यूलर प्रोटीन और उसके प्रकार। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।